नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत है जीजीडी प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का अभिनंदन। तो अपना जो अव्यय टॉपिक था वो अच्छे से हो गया और उसकी मैंने आपको खूब प्रैक्टिस भी करवा दी। अब रही बात आगे, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको कुछ और प्रैक्टिस भी करवाते जाएंगे। जैसे कल की जब क्लास होगी तो कल की क्लास थोड़ी बड़ी होगी, उसमें आपको अव्यय के जो हैं कुछ 8, 10, 15 वाक्य जो हैं वो देंगे और फिर से प्रैक्टिस करवाएंगे। बीच बीच में प्रैक्टिस चलती रहेगी। इससे फायदा ये होगा कि आपका पिछला जो है वो रिकॉल होता रहेगा। और आज अपना जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वाक्य। वाक्य, आप जैसा कि आप जानते हैं, वाक्य जो है शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करता हो, वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। और संस्कृत में वाक्य नाम से कोई टॉपिक है क्या? नहीं है ना। संस्कृत में मतलब बाकी टॉपिक अपन ने संस्कृत से करीब करीब ले रखे हैं, जैसे उपसर्ग प्रत्यय तो पूर्णतः संस्कृत से प्रभावित ही हैं। वाक्य टॉपिक संस्कृत में आपको नहीं मिलेगा। ये पूर्णतः कह सकते हैं शुद्ध हिंदी के टॉपिक में से एक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्य, तो वाक्य क्या है? हमने अभी बात की, वाक्य है शब्दों का सार्थक समूह। याद रखें, शब्दों का सार्थक समूह। ये सार्थक शब्द क्यों है? क्योंकि अगर आप लोग इस वाक्य, मान लो एक वाक्य लिखते हो, राजा पानी पीता है, राजा पानी पीता है, और एक लिखते हो राजा पीता है पानी, तो दोनों आपने लिख दिए वाक्य। लेकिन इसमें से ये जो है ये वाक्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शब्दों का क्या है? निरर्थक समूह है। क्या है ये? शब्दों का निरर्थक समूह। ये है सार्थक समूह। तो जो सार्थक समूह होता है वही क्या होता है? वाक्य कहलाता है। ऐसे हर कोई वाक्य नहीं कहलाता। ठीक है। इसके बाद आप देखो परिभाषा, शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः स्पष्ट करता है। क्या करता है? पूर्णतः स्पष्ट करता है, वाक्य कहलाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वाक्य जो है वो भाषा की प्रधान इकाई है। पहली बात तो ध्यान रखना, हमारे मन में या मतलब किसी भी व्यक्ति के मन में भाव या जो विचार आते हैं और उसको व्यक्त करने के लिए हमें जो है शब्दों की, वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। पड़ती कि नहीं पड़ती है? और उस भाव को व्यक्त जो है वाक्य के माध्यम से ही किया जा सकता है। जैसे वर्ण होते हैं, वर्णों के समूह से बनता है शब्द और शब्दों के समूह से बनता है वाक्य बनता है। ठीक है। इसीलिए आप इस चीज को नोट कीजिए, भाषा की प्रधान इकाई। कई बार ये प्रश्न आता है एग्जाम में और हम लोग जो हैं छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो है ध्वनि। ऑप्शन में ध्वनि नहीं है तब हम करते हैं वर्ण। ऑप्शन में वर्ण भी नहीं है तब हम अक्षर की ओर आगे देखेंगे। ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाषा की प्रधान इकाई कौन सी है, सबसे प्रधान इकाई कौन सी है, तब वहां पर ऑप्शन में क्या नजर आएगा? आपको वाक्य नजर आएगा। तब वहां पर आपको क्या नजर आएगा? वाक्य नजर आएगा। इस बात को क्लियर याद रखना। अब साथ में एक बात यह भी याद रखना कि जो वाक्य है, वाक्य की जो रचना होती है वो पदों से होती है। पदों से, सर पदों से होती है, एक शब्दों से होती है। देखो होती किससे है भाई? आप यूं मान लो कि आप शब्द कहोगे तो भी सही है, लेकिन जैसे मैंने ये लिखा राम, ये क्या है? ये एक शब्द है। मैंने लिखा पानी, ये क्या है? एक शब्द है। ये भी क्या है? एक शब्द है। और ये भी क्या है? एक शब्द है। ये हैं शब्द। शब्द कब तक रहते हैं? जब तक कि वो क्या हो? स्वतंत्र हो। लेकिन जैसे ही वो शब्द एक वाक्य के रूप में आ जाते हैं तब वो क्या बन जाते हैं? वो पद कहलाएंगे। इसीलिए हिंदी व्याकरण में एक टॉपिक होता है पद परिचय, शब्द परिचय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब वो शब्द मिल जाते हैं आपस में तब उनका नाम जो है वो पद। जैसे विशेषण में क्या पढ़ते हैं भाई? संज्ञा की विशेषता बताने वाला जो है वो होता है विशेषण। लेकिन हम उसे क्या बोलते हैं? उद्देश्य बोलते हैं, उसे संज्ञा नहीं बोलते। जैसे मान लो यहां पे सुमन की विशेषता है वो अध्यापिका है, तो सुमन यहां पे क्या है? सुमन यहां पे विशेष्य कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विशेष्य कहलाएगी। यहां पे सुमन संज्ञा नहीं कहलाएगी। ठीक इसी तरह से जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो चुका है तो इसका मतलब अब वो क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। अब वो शब्द नहीं कहलाएगा।
छोटी सी बात है मगर अच्छी बात है। एक बात और वो भी आप याद रखें, वाक्य जो होता है वो अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब थ्योरिकल प्रश्न आते हैं तब वहां पर ऐसी चीजें काम में आती है। वाक्य की भाषा की प्रधान इकाई कौन सी है? वाक्य है, और वाक्य अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र होता है। इस बात को भी आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है ना। वाक्य अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र होता है। चलिए, तो यहां पे एक उदाहरण लिख रखा है, राम ने किताब पढ़ी। ये वाक्य है। क्यों है वाक्य? क्योंकि सार्थक है। सार्थक कैसे है? क्योंकि यहां पर कर्ता क्रिया कर्म का जो मेल होना चाहिए वो एग्जैक्ट मेल है, सही। जहां कर्ता आना चाहिए वहां कर्ता है, जहां क्रिया आना चाहिए वहां क्रिया है, जहां कर्म आना चाहिए वहां कर्म है। तो इस तरह से ये सार्थक समूह। अगर निरर्थक होता तो वाक्य नहीं कहलाता, ठीक है। अब जैसे वाक्य के दो अंग होते हैं या दो घटक होते हैं। क्या होते हैं? वाक्य के दो अंग या वाक्य के दो घटक होते हैं। लेकिन इसको आप घटक ना समझे, इसको वाक्य के अंग समझें। क्यों सर, इसको घटक क्यों नहीं कहें? मैं बताता हूं। वाक्य के जो घटक है ना, उसमें आप यूं मान लीजिए मोस्टली कर्ता और क्रिया ये वाक्य के घटक आते हैं। ये वाक्य के क्या होते हैं? घटक। मतलब जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है, घटक क्या होता है? जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है वो क्या कहलाते हैं? वो घटक में आएंगे, है ना। इसको अंग को हम अलग ही रखते हैं। अब सर कैसे? देखो, हम कर्ता क्रिया कर्म विशेषण क्रिया विशेषण इनसे मिलाकर क्या बनाते हैं? जो है वाक्य का निर्माण करते हैं। तो ये जो कर्ता क्रिया कर्म क्रिया विशेषण ये सारे वाक्य के घटक कहलाते हैं। उसमें भी क्या होता है? एक तो होता है अनिवार्य घटक। क्या होता है? अनिवार्य घटक। और एक होता है ऐच्छिक घटक। एक क्या होता है? ऐच्छिक घटक। एक अनिवार्य घटक, एक ऐच्छिक घटक। अनिवार्य घटक में सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिया और सेकंड नंबर पे है कर्ता। ये दो तो हैं अनिवार्य घटक। कैसे? आप किसी भी वाक्य में किसी भी वाक्य की कल्पना बिना क्रिया के नहीं कर सकते। यानी क्रिया के बिना वाक्य का निर्माण हो ही नहीं सकता। अगर किसी वाक्य में क्रिया नहीं है तो फिर वो वाक्य भी नहीं है। और दूसरा, वाक्य में कर्ता, चाहे कर्ता दृश्य रूप में या कर्ता अदृश्य रूप में, लेकिन कर्ता विद्यमान जरूर रहता है। समझ आई बात? जैसे कोई बच्चा है, उसने आकर पिताजी को कहा, पिताजी मैंने आज इनाम जीता, है ना। तो पिताजी ने कहा बहुत अच्छा। अब इतना कहकर छोड़ दिया, लेकिन इसके गहराई में क्रिया छिपी हुई है। वो कहना ये चाहते हैं बहुत अच्छा किया, तो किया छुपा हुआ था, दिखाई नहीं दिया, हम सीधा बोल के छोड़ दिया बहुत अच्छा। लेकिन वो कहना क्या चाहते हैं? बहुत अच्छा किया, नंबर एक। दूसरा, कर्ता भी अदृश्य रूप से छुपा है, अर्थात तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन वाक्य को ज्यादा लंबा ना खींचकर शॉर्ट में कहा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अर्थात कहने का मतलब तुमने बहुत बढ़िया किया। तो वाक्य के ये दोनों अनिवार्य घटक कहलाते हैं, क्योंकि इनके बिना वाक्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। और क्रिया तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कर्ता से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये घटक। इसके अलावा देखो, चाहे आप बात कर लो कर्म की, चाहे आप बात कर लो विशेषण की, चाहे आप बात कर लो क्रिया विशेषण की, है ना, क्रिया विशेषण की, ये जो सारे होते हैं ये ऐच्छिक घटक होते हैं। अर्थात अगर हमें जरूरत है तो इन घटकों का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हमें मान लो अकर्मक क्रिया तो वहां कर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी वाक्य में हमें विशेषण की जरूरत नहीं पड़ती तो किसी में क्रिया विशेषण की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से ये हो गए वाक्य के घटक। समझ गए बात? अब बात करते हैं वाक्य के दो अंग कहलाते हैं, और यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है। बहुत ही सरल तरीके से समझते हुए चलना है और टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट चलना है। और थोड़ा बहुत यहाँ कंसंट्रेट, जैसे आप में से जो क्लास देखते हैं उसमें से जो लाइव देखते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो नज़र बीच बीच में खोल खोल के देखते हैं चैनल, तो उसमें कई तो रिश्तेदारी निकालने पे लगे हुए रहते हैं। ठीक है, वो एक मोस्ट पॉपुलर वीडियो, एक क्या नाम है, गोदारा, है ना। तो भाइयों थोड़ा सा इन पे गौर करें क्लास पे। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं
ये काम आएगी। और जैसे आप सवाल पूछते हो बीच बीच में, मैंने कल नजर पड़ी थी कि सर ये एसआई के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? क्यों नहीं है भाई, एसआई के लिए तो ये मैं कहूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एसआई के लिए है। रीजन, एसआई के अंदर, एसआई में 100 क्वेश्चन का पूरा एक पेपर डिपेंड करता है हिंदी व्याकरण पर, तो एसआई के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है ना। तो सर ये अब ये साइको दिमाग से निकालो कि ये एलडीसी की व्याकरण है। ये देखो व्याकरण जो टीचर करवा रहा है ना, अब जैसे मैं करवा रहा हूं तो मैं तो पूरी करवाऊंगा, मैं तो कोई टॉपिक है उसको पूरा ही छूकर चलूंगा। जैसे मैंने वाक्य ले लिया तो वाक्य में उद्देश्य वाक्य, फिर रचना के आधार पर, फिर कर्म पे आधार पर, फिर उसके वाक्य के जो गुण हैं यानी विशेषताएं हैं 6, उनकर वाक्य की रचना कैसे होती है, वाक्य में जो कर्ता का पूरक किसे कहते हैं, कर्म का पूरक किसे कहते हैं, वाक्य के अन्य शब्द कौन से होते हैं, मिश्र वाक्य सरल वाक्य में बदलता कैसे है, सरल मिश्र में बदलता कैसे है, बदलने के तरीके क्या होते हैं। तो वाक्य की क्लास हमारी कम से कम 3 या 4 क्लासेस चलेंगी वाक्य की। तो ये सारी एसआई के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे आप लोग बार बार पूछते हो, क्यों पूछते हो मैं बताता हूं। कुछ लोग तो जो है वो स्पीड से देखते हैं, कुछ लोग सुनना पसंद ही नहीं करते। उनका तो है सीधा कमेंट करो, कोई बच्चा दूसरा उत्तर दे दे तो ठीक है, इससे फायदा नहीं होता। आप सुने, हिंदी साहित्य के क्लासेस जो हैं वो एनडीसी क्लासेस है, जो अपना चैनल है एनडीसी क्लासेस, उस पर चल रही है। व्याकरण में यहां करवा रहा हूं अपने जीजीडी प्लेटफॉर्म पर, और हिंदी साहित्य क्लास 8:30-9 बजे रोज रात को आती है। जैसे कल वाली क्लास 1 घंटे की क्लास थी, है ना। तो अभी प्रयोगवाद तक पहुंच चुके हैं हम, लगभग 43 क्लासेस हो चुकी है, 43 क्लासेस हो चुकी है हिंदी साहित्य की। और मतलब सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों स्टूडेंट जो हैं वो रेगुलर देख रहे हैं उस क्लासेस को। तो आप पीछे क्यों हो अभी तक? अभी तक भी कह रहा हूं, आपको साहित्य है, इस ऑफ सीजन में साहित्य तैयार हो जाएगा। रेगुलर क्लास लेवें, जो सेकंड ग्रेड जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर भी देना चाहते हैं, उन लोगों से कह रहा हूं क्लासेस को 5 से 7 क्लासेस देख लेवें, आपको समझ आ जाएगा कि हम बहुत सही जगह पर हैं। आज तक मैंने इतनी सीरीज करवाई है, उसमें सबसे बेस्ट सीरीज जो अभी चल रही है हिंदी साहित्य की, जिसमें 100% फीडबैक पॉजिटिव है, सकारात्मक फीडबैक है। सर कैसे पता चलता है? या पता चलता है हमें 100% फीडबैक है। तो हिंदी साहित्य क्लासेस एनडीसी क्लासेस जो है वहां पर चल रही है, और रेगुलर लेवें, कोशिश कीजिए, आदत डालें, दोपहर में ये क्लास लेनी है और शाम को वो क्लास लेनी है। अरे 2 घंटे तो दो अपने आप को, 2 घंटे दोगे तो सिलेक्शन भी होगा। औरों से आगे रहना है तो तरीके से पढ़ो, सिलेक्शन होगा। और आप में से कुछ लाइव देखते हैं, बढ़िया ढंग से पढ़ते हैं, उनका पढ़ने में ध्यान है, नोट्स बनाने में ध्यान रहता है, मैं जानता हूं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट और है मेरी, मैं आपके हित के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जो ये क्लास देखते समय बनाते हो ना नोट्स, ये गलत है। मैं अपने ऑफलाइन बैच में किसी को भी क्लास चलते में नोट्स बनाने नहीं देता, उनसे पेन और कॉपी बंद करवा के रखवा देता हूं। और आप में से अगर कोई ऑफलाइन का है तो वो देख भी रहा होगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है, तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया ना। अच्छा, घटक मतलब वो जो कई अवयव मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं, अच्छा अंग, वो समझना जरूरी है। और मैं नोट्स प्रिंटेड दे देता हूं हमेशा, और फिर वो घर जाकर रिवीजन करते हैं, कोई डाउट होता है नेक्स्ट क्लास में आकर पूछ लेते हैं। तो आप लोगों से मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपका अहित नहीं चाहता हूं, क्लास देखते समय नोट्स मत बनाएं, या तो फिर आप क्लास के बाद बना लें, या फिर आप जो है टेस्ट सीरीज जो है हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर जो लॉन्च कर दी है, और उसमें टेस्ट अभी तक नहीं डाले, टेस्ट डालेंगे वाक्य कंप्लीट होने के बाद से स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैं 1-2 दिन में आपको डेट बता दूंगा कब कब कौन से टेस्ट होंगे। तो आप वो नोट्स प्रिंट आउट निकलवाएं, नहीं निकलवाना चाहते, बल्कि निकलवाना तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, नहीं निकलवाना चाहते कोई बात नहीं, मत निकलवाओ, उनको देख देख के लिख लो पहले। जैसे आपको पता है सर आज वाक्य क्लास लेंगे, आप वाक्य की क्लास में वाक्य के नोट्स तैयार कर लो और फिर आकर क्लास देख लो, ताकि आपके हाथ से लिखे हुए भी होंगे और आप क्लास देखोगे, अच्छा हाँ सर के नोट्स में ये बात आई हुई थी। तरीके से पढ़ो। युद्ध रणनीति से जीता जाता है, तुम्हारे पास अधिक सैनिक होने से युद्ध नहीं जीतोगे। हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप के पास सैनिक जरूर कम थे, मगर विजय तो महाराणा प्रताप की हुई थी और अकबर मान सिंह की हार हुई ही। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सही रणनीति थी। रणनीति नहीं होती तो मुगलिया सेना बहुत लंबी चौड़ी थी, लेकिन रणनीति के कारण ही आज हम महाराणा प्रताप का नाम जो है बड़े सम्मान स्वाभिमान से लेते हैं। तो कोशिश कीजिए सही रणनीति से पढ़िए। चलिए बात करते हैं हम उद्देश्य। वाक्य के 2 अंग हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। तो उद्देश्य क्या होता है? दिमाग में एक चीज बिठा लो कि वाक्य का प्रधान कर्ता या वाक्य का कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। वाक्य का कर्ता ही वाक्य का प्रधान उद्देश्य होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। अर्थात मतलब मैंने कहा कि मोहन पानी पी रहा है, तो मैं ये वाक्य किसके बारे में कह रहा हूं? बोला सर आप मोहन के बारे में कह रहे हो, यानी मोहन वाक्य का कर्ता हुआ।
तो वाक्य का कर्ता यानी क्रिया को करने वाला जो होता है वही वाक्य का उद्देश्य होता है। जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है वही क्या होता है, सॉरी, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वही वाक्य का उद्देश्य होता है। मैंने यहां उदाहरण लिखा सुमन अध्यापिका है, मैंने ये वाक्य किसके बारे में कहा, बोला सर सुमन के बारे में, तो सुमन ही वाक्य की क्या है, उद्देश्य है, ये अध्यापिका है। और बाकी पीछे जो बच गया वो किस में आ जाएगा, वो हम एक बार तो किस में डालेंगे, विधेय में डालेंगे। ठीक है, जैसे राम ने किताब पढ़ी, तो इस वाक्य में वाक्य का उद्देश्य क्या है, राम, और बाकी किताब पढ़ी, ये क्या है, वाक्य का विधेय है। तो बात याद रखना, वाक्य का प्रधान जो कर्ता जो होता है, वाक्य का कर्ता जो होता है वही प्रधान उद्देश्य होता है। जिसके बारे में वाक्य कहा जाता है उद्देश्य, और जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है। उद्देश्य यानी वाक्य का कर्ता, तो कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। जैसे दशरथ पुत्र राम ने रावण को तीर मारा, एक वाक्य है, दशरथ पुत्र राम ने रावण को तीर मारा। तो मुझे बताओ ये वाक्य किसके बारे में कहा जा रहा है, तो आपको ये पता कैसे लगाना है, क्रिया क्या है, मारा, मारने का काम किसने किया, राम ने, तो यही वाक्य का क्या है, उद्देश्य है, और यही वाक्य का क्या है, कर्ता है। ठीक है, राम ने रावण को तीर मारा, ये वाक्य का क्या है, उद्देश्य है, ये वाक्य का क्या है, उद्देश्य है। तो सर फिर ये दशरथ पुत्र क्या है, ये कर्ता का या विस्तार है, या उद्देश्य का विस्तार है, जो हम आगे समझेंगे। कर्ता का या उद्देश्य का विस्तार कहा जाता है। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, घटक क्या है, ये सारे हमने समझे। अब बात करते हैं वाक्य के गुण, यानी एक वाक्य को वाक्य कहने से पहले उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, तब वो वाक्य जो है कहलाएगा। जैसे किसी भी वाक्य के निर्माण के समय निम्न 6 गुणों की होना आवश्यक है। आपको इन 6 गुणों की परिभाषा याद हो न हो, लेकिन इनके नाम जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि मान लो पेपर में प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कौन सा गुण है या कौन सा गुण नहीं है। तो देखो, सबसे पहले सार्थकता, कोई भी वाक्य हो वो सार्थक होना चाहिए। उसके सभी पद कैसे होने चाहिए, सभी पद सार्थक होने जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है सार्थक। योग्यता या क्षमता, सार्थक का मतलब होता है, आप इसको यूं समझ लीजिए, क्रम से होना चाहिए, कर्ता जहां आना है वहां कर्ता, कर्म जहां आना है वहां कर्म, इस प्रकार से। योग्यता या क्षमता, उस वाक्य में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वो सामने वाले को सही अर्थ ग्रहण करवा सके, प्रसंग के अनुकूल अर्थ देने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। आकांक्षा या इच्छा, इसमें यह होता है कि एक बार वाक्य सुनने के बाद कुछ भी जानने की शेष इच्छा न रह जाए। वाक्य में इतनी शक्ति रहनी चाहिए कि पढ़कर कुछ भी जानने की इच्छा न करे। यानी जैसे मैंने पढ़ा राम खाना खाता है, तो पढ़ते ही तुरंत मैंने उसका अर्थ ग्रहण कर लिया। अब मेरे दिमाग में कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए, राम खाना खाता है, क्या कहना चाहता है, अरे कहना क्या चाहता है, सीधी सीधी बात थी, राम खाना खाना चाहता है, बस सिंपल। तो उसके बाद कोई इच्छा शेष नहीं रहनी चाहिए। आसक्ति या निकटता, इसका मतलब यह होता है कि जो जैसे आप मान लो किसी घर में चोर घुस गए और कोई लड़का दौड़ के आया, अरे घर में, अब इतना कहकर रुक गया, आधे घंटे बाद बोला चोर घुस गए, तो आधे घंटे में तो चोर जो है हैप्पी बर्थडे करके निकल गए। समझ रहे हो बात आप? तो आपको जो शब्द हैं वाक्य में, उनको उनमें निकटता रहनी चाहिए, जो बोलते समय उनकी एक जो यति गति जो है वो उचित रहनी चाहिए। एक वाक्य के शब्दों को बोलने अथवा लिखने में निकटता आवश्यक है। एक वर्ड तो बोल दिया सुबह कि मुझे, अब शाम हुई तो बोला भूख लगी है, कमाल है, इतनी देर में 2 बार भूख लग जाती। तो कुल मिलाकर निकटता या आसक्ति होनी चाहिए। उसके बाद है पद क्रम, ये पद है, पर क्रम नहीं है। जिन्होंने नोट्स निकलवा रखे हैं प्रिंट, याद रखें, पद क्रम है, करेक्शन करते चले। पद क्रम उचित होना चाहिए, बस बिल्कुल, पहले कर्ता आता तो कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, यही क्रम चलना चाहिए। उसके बाद आता है अन्वय या मेल, कर्ता कर्म क्रिया में लिंग वचन पुरुष का मेल उचित होना चाहिए। जैसे मोहन खाना खाती है और सीता खाना खाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कर्ता है, जैसा उद्देश्य है, उसके अनुकूल ही उसमें लिंग वचन पुरुष जो है वो आने चाहिए। तो ये 6 गुण भी आपको याद रखने हैं, जिससे आपको मतलब खैर ये समझने वाली बातें हैं, इनके नाम जरूर याद रख लेना कि कहाँ योग्यता, आसक्ति, निकटता, पदक्रम, अन्वय, सार्थकता, ये ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वाक्य के भेद की, कि वाक्य के जो भेद हैं वो कितने होते हैं। कई बार याद रखना, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंग पूछ रहा है या भेद, कुछ भी पूछे, वाक्य के भेद 2 ही होते हैं। ठीक है, एक होता है रचना के आधार पे और दूसरा होता है अर्थ के आधार पे।
तो आप रचना के आधार पर देखोगे तो 3 प्रकार के भेद होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। पेपर में ज्यादा रचना के आधार पर पूछे जाते हैं कि किसके आधार पर? रचना के आधार पर। आप देखिए, सबसे पहले सरल वाक्य। हालांकि अपने पीपीटी तैयार है आगे, लेकिन मैं पहले आपको थोड़ा सा लिख के समझाऊंगा। सरल वाक्य, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? आप सोचते हैं कि सरल एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, इन बातों को छोड़ो, ये तो मैं आगे जब लिखा हुआ वही पढ़ा दूंगा। मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो क्या है? वो ये है, आप एक चीज ध्यान रखें, इसमें उद्देश्य जो है वो एक से अधिक नजर आ सकते हैं आपको, ठीक है, लेकिन विधेय जो है वो हमेशा एक ही होगा। और विधेय का मतलब ही क्या है कि वाक्य में जो क्रिया होगी वो एक ही होगी, ठीक है ना। वाक्य में जो मुख्य क्रिया होगी वो हमेशा एक ही होगी। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, राजेश फल खाता है। ये सिंपल सा वाक्य है ना। ये क्या है? ये सरल वाक्य है, सीधा सीधा है, क्रिया एक है और राजेश है और फल खा रहा है। चलिए दूसरा वाक्य, राजेश और सुनील फल खाते हैं। अब आपको नजर आएगा कि सर यहां पे तो कर्ता दो गए, भले ही होने दो, कोई दिक्कत नहीं। और क्योंकि संयुक्त वाक्य में और आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये और यहां आ गया तो वो तो संयुक्त होता है, नहीं, वो अलग मैटर है। यहां पे भले ही कर्ता दो है, आपको क्या देखना है? क्रिया कितनी है? एक है। ये सरल वाक्य है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा यहां लिखता हूं, राजेश फल और मिठाई लाया। अब यहां पर ये जो है कर्म, ये भी दो नजर आ रहे हैं, फल और मिठाई। फिर भी आपको ध्यान क्या रखना है कि क्रिया कितनी है? एक है। क्रिया कितनी है? एक है। तो जहां उद्देश्य एक से अधिक हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको यानी कर्ता एक से अधिक नजर आए, कर्म एक से अधिक नजर आए, लेकिन विधेय कितना होना चाहिए? विधेय मतलब क्रिया। क्रिया कितनी? क्रिया अगर मुख्य क्रिया एक है तो वहां पर 100% क्या होगा? सरल वाक्य। अब जैसे कई बार इस तरह से वाक्य आता है, वह पढ़कर सोया, वह पढ़कर सोया। तो अब ये कुछ लोग कहते सर क्रिया दो आ गई, नहीं, ये तो पूर्वकालिक है। मुख्य क्रिया कितनी है? मैंने यहां क्या लिखा था अभी? मुख्य क्रिया। तो ये देखिए, ये जो मुख्य क्रिया अगर वाक्य में एक है ना, फिर ये सरल वाक्य है। अब जैसे मान लो कोई ऐसा आ जाए, बहता हुआ जल पीना, बहता हुआ जल पीना चाहिए। अब आ जाए सर एक येरी, नहीं, ये तो असमापिका क्रिया है। वाक्य में मुख्य क्रिया कितनी है? एक है। तो यानी असमापिका क्रिया हो, चाहे पूर्वकालिक क्रिया हो, चाहे तात्कालिक क्रिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वाक्य की मुख्य क्रिया एक होनी चाहिए। जिस वाक्य में मुख्य क्रिया एक है वो सरल वाक्य की श्रेणी में आएगा। ये तो है मेरे तरीके, भाई आगे लिखा हुआ है, पीपीटी जब पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको फटाफट बता दूंगा, लेकिन ये कुछ तरीके समझाना, क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने का ज्यादा ज्यादा रुचि रखता हूं उसमें, क्योंकि उसमें हम अपने हिसाब से जिस तरह से समझाना चाहें समझा सकते हैं। और यही कारण है कि पिछली एसआई भर्ती में भी लगभग जो आप मान लीजिए कि 8 से 10 स्टूडेंट जो हैं हिंदी में 90+ लाने वाले भी थे। रीजन क्या होता है? ठीक है, क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं बाद में, तो वो 85-90 के बीच में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा स्कोर था हिंदी में। और आपसे एक बात और कि फिर कह रहा हूं, विद्वान बनने का प्रयास न करें, सिर्फ ये समझें कि सिलेक्शन कैसे लेना है, सिलेक्शन कैसे लेना है, सिलेक्शन के लिए कितने पढ़ने की आवश्यकता है। आप अगर ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो। क्या पढ़ोगे? विलोम शब्द पढ़ो, पर्यायवाची पढ़ो, एकार्थक अनेकार्थक, है ना, ये चीजें पढ़ो, जितना पढ़ना चाहे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन चीजों को इतना ही समझते हुए चलना, कभी गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की पहचान। मिश्र वाक्य में क्या होता है? दो चीजों का खेल समझना है पहले। एक तो होता है आश्रित उपवाक्य। क्या होता है? आश्रित उपवाक्य। और एक होता है मुख्य उपवाक्य, है ना। इसकी जब परिभाषा पढ़ते हैं तो कहते हैं कि एक
या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं जो किसी मुख्य उपवाक्य पर निर्भर करते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले यह पहचानना जरूरी होता है कि आश्रित कौन सा होता है और मुख्य उपवाक्य कौन सा होता है। तो हमने एक उदाहरण लिखा पहले कि वह लड़का मिल गया जो मेले में खोया था। वह लड़का मिल गया जो मेले में खोया था। दूसरा लिखा वह लड़का जो मेले में खोया था मिल गया। जो लड़का मेले में खोया था वह मिल गया। ये देखो तीन वाक्य हैं, तीनों का भाव सेम है। तीन वाक्य हैं, तीनों का भाव सेम है। हमें यह पहचानना जरूरी है सबसे पहले कि आश्रित कौन सा होता है और मुख्य उपवाक्य कौन सा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि पीछे आता है जो आश्रित होता है, कुछ लोग कहते हैं बीच में आता है जो आश्रित होता है, कुछ लोग कहते हैं कि देखो इसको इस तरह से समझना चाहिए। मैं कहता हूं दुनिया का सबसे सरल तरीका यह है जिसमें हम आश्रित उपवाक्य और मुख्य उपवाक्य को अलग कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको इस चीज को समझना भी होगा। देखो आप एक चीज दिमाग में रखो कि किसी भी अव्यय से जुड़ते ही जो समानाधिकरण अव्यय होते हैं, अव्यय से जुड़ते ही जो है वो क्या हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा। कैसे? वह लड़का मिल गया जो मेले में खोया था, ये आश्रित है, ये आश्रित है, ये आश्रित है और इस पर निर्भर कर रहा है। जो मेले में खोया था ये मिल जाने पे डिपेंड कर रहा है। अब मुझे समझा दो आप लोग कि ये इस पे डिपेंड कर रहा है। आपको पता चल रहा है क्या कैसे डिपेंड कर रहा है? आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि इतने विद्वान थोड़ी हैं कि कहते देखो सर ये जो मेले में खोया था मिल गया, तो वो मिला इसलिए है क्योंकि वो मेले में खोया था। ये चीजें सब फालतू बातें हैं, कुछ समझ नहीं आएगा और सबके तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। सबसे सरल तरीका है, सीधा दिमाग में रखो, जो से जुड़ गया ना वाक्य जुड़ते ही आश्रित है और ये मुख्य उपवाक्य है। बस दिमाग में ये रखो, किसी कनेक्टिव वर्ड से जुड़ गया वाक्य, जुड़ते ही क्या हो गया, आश्रित। जैसे इसमें कौन सा आश्रित है पता करते हैं। वह लड़का जो मेले में खोया था मिल गया, ये लीजिए कौन सा जुड़ा, ये। तो जो मेले में खोया था ये हो गया आश्रित। अगले में देखते हैं, जो लड़का मेले में खोया था वह मिल गया। आपको पता चल गया सर ये जुड़ा हुआ है, तो ये आश्रित। तो यहां पीछे आश्रित है, यहां बीच में है, यहां स्टार्टिंग में है। कैसे पता लगाया कि आश्रित कौन सा है? कैसे पता लगाया? तरीके से नहीं, इस तरीके से हमने तो इसको ढूंढना शुरू कर दिया, जो को। हमने तो इसको ढूंढना शुरू कर दिया, जो को, और इसी कारण हमने पता लगाया कि हम इसमें आश्रित कौन सा है। मैं आपको बताता हूं एक वाक्य, जैसे सीता विद्यालय नहीं आई, सुनीता जानती थी। और एक लिखा सुनीता जानती थी कि सीता नहीं आएगी। ये लीजिए। अब इसमें आप लोगों को पता करना है कि आश्रित कौन सा है। तब आप एक तो सोचोगे कौन सा किस पे डिपेंड कर रहा है, ये एकदम बकवास तरीका होगा। ये आपको क्या करना है, सुनीता जानती थी कि सीता नहीं आएगी, आपने सीधा कनेक्टिव वर्ड को ढूंढा, की मिल गया सर, और की से जो मिल गया ये आश्रित है। ये क्या है? आश्रित है। ये क्या है? आश्रित है। और ये क्या हो गया? मुख्य उपवाक्य। तो सर इसमें तो ऊपर नजर ही नहीं आ रहा कि कैसे पता लगाएं। इसको ध्यान से पढ़ो। सीता विद्यालय नहीं आई, सुनीता जानती थी, अर्थात की छिपा हुआ है। कहां छिपा हुआ है? सुनीता जानती थी कि सीता विद्यालय नहीं आएगी, यानी यहां छिपा हुआ था, तो इसमें यह आश्रित हो गया। बस आप कनेक्टिव वर्ड के पीछा पकड़ लो, आपने जहां वो मिल गया वहीं पर वो आश्रित है, और जो बच गया वो क्या है? मुख्य उपवाक्य है। यह है आश्रित और मुख्य उपवाक्य का खेल। यह समझ आना जरूरी है कि मुख्य उपवाक्य कौन सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है।
तो सीता विद्यालय नहीं आई, सुनीता जानती थी, और सुनीता जानती थी कि सीता नहीं आएगी। ये क्या होती है, जो होता है मिश्र वाक्य। क्या होता है ये, मिश्र वाक्य। एक सेकंड, ठीक है। अब इनके भेदों की जब बात करते हैं, हाँ मैं यहां चलिए यहां बताता हूं आपको। देखो, अब जो भेद होते हैं वो कभी भी मिश्र वाक्य के नहीं होते। अक्सर कहते हैं मिश्र वाक्य के 3 भेद होते हैं, मिश्र नहीं, वो हमेशा आश्रित उपवाक्य के भेद होते हैं। किसके भेद होते हैं, वो हमेशा आश्रित, एक आश्रित होता है और एक होता है मुख्य, ठीक है। तो वो हमेशा आश्रित उपवाक्य के भेद होते हैं। जैसे सबसे पहले, इसीलिए उसका नाम क्या होता है, संज्ञा आश्रित। इसका मिश्र वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य होता है उसका पहला भेद होता है संज्ञा आश्रित। संज्ञा आश्रित की सबसे अच्छी पहचान है कि वो की कनेक्टिव वर्ड से जुड़े हुए रहेंगे। जैसे कि सीता विद्यालय नहीं आई, सुनीता जानती थी कि सीता विद्यालय नहीं आई। गांधी जी ने कहा कि अहिंसा परम धर्म, मोहन ने कहा कि उसे भूख नहीं है, मैंने कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूं। तो की से जुड़े हुए जो भी वाक्य होते हैं वो सारे क्या होते हैं, संज्ञा आश्रित होते हैं। बस दिमाग में ये बात बिठा लो, जब आप नेक्स्ट क्लास होगी तो आपके यूं एकदम इजी वे में सही होगा। दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है जिसका नाम होता है विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्या होता है, विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण आश्रित उपवाक्य में एक ही शब्द ध्यान रखना है, जो। किसको, जो। तो सर और भी तो होते हैं, देखो जो और होते हैं वो इसी से बनते हैं, जो, जिसे, जिसने, इस प्रकार से इसी से बनेंगे। या फिर मान लो इसका बहुवचन कर लिया, जिन्होंने, तो देखिए कैसे, जो करेगा, सॉरी, जो कल आया था, जो लड़का, या हम यूं कहें कि जो कल आया था वह बीमार, या छोड़िए एक बहुत बढ़िया बताता हूं, जो आता जाएगा आइसक्रीम खाता जाएगा, जो आता जाएगा पास होता जाएगा, जो पढ़ता जाएगा सिलेक्शन लेता जाएगा। तो जो से जुड़ते ही वाक्य क्या हो गया, आश्रित हो गया, और जो आ गया तो फिर ये क्या हो गया, विशेषण आश्रित। ऐसे ही जिसने बच्चे को बचाया उसे इनाम मिलेगा, तो जिसने आ गया विशेषण आश्रित, ठीक है। जिसे तुम कब से देख रहे हो वह लड़का बीमार है, जिसे तुम कब से देख रहे हो वह मेरा भाई नहीं है। समझ के बाद, जिन्होंने तुम्हें यह घड़ी दी वह मेरे अंकल हैं, है ना। जिन्होंने नीली कमीज पहनी है वे मेरे अंकल हैं। तो जो, जिसे, जिसने, जिन्होंने, ये सारे क्या होते हैं, ये विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं। पहचान क्या है, जो, जिसे, जिसने, जिन्होंने जुड़े रहते हैं। संज्ञा आश्रित की पहचान क्या है, की से जुड़े हुए रहते हैं। फिर आता है तीसरा भेद, जिसे हम बोलते हैं क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्या होता है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, ये होता है तीसरा। और इसके होते हैं 5 भेद, इसके होते हैं 5 भेद। क्या होते हैं इसके, 5 भेद होते हैं। और ये 5 भेद जो हैं वो, उनके नाम क्या है, कालवाचक, आपने पढ़ के आए ना, अब वे कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, और 5वां भेद होता है कार्य कारण वाचक। तो ये 5 भेद है, और इन 5 भेदों को करेंगे हम लोग कल। आज की क्लास में इतना ही हो पाएगा, क्योंकि अब थोड़ी सी लेट हो रही है, और एकदम कहना अपने घास नहीं काटने, एक क्लास एक्स्ट्रा जरूर हो जाए मगर घास नहीं काटना, ठेके वाले काम नहीं करने, बढ़िया तरीके से समझ आना चाहिए। अब दिमाग में एक चीज सेट कर लेना कि संज्ञा आश्रित की से जुड़े रहते हैं और विशेषण आश्रित जो से जुड़े हुए रहते हैं, बस। फिर आप एक भी वाक्य गलत नहीं करोगे, ये मेरा दावा है, लिखित में दावा है, यूं मान लीजिए आप लोग, है ना। तो आपको मैं फिर बता दूं कि अपनी जीके की टेस्ट सीरीज जीजीडी ऐप पर है, आप जानते ही हैं। इसके अलावा जो हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज है, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, स्टोर में जाओगे तो व्याकरण की, और अभी ये जो टेस्ट सीरीज है हिंदी व्याकरण की, ये एकदम नाम मात्र चार्ज में, जो अपने जीजीडी चार्ज में रहता है उसी चार्ज में है। वैकेंसी आने के बाद इन सब का मूल्य बढ़ेगा, इसलिए आप फायदा उठाएं। आप सोचिए कि जिस मूल्य में केवल टेस्ट सीरीज मिलती है, उस मूल्य में आपको साथ में पूरे के पूरे नोट, संधि को छोड़कर वो नोट्स भी दे रहे हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एक अर्थ इंपॉर्टेंट जो लिखे हुए हैं वो भी दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है, इसका फायदा उठाएं। और टेस्ट बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले, मैं चाहता हूं आप लोग उसका प्रिंट निकलवा लें नोट्स का, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि अपनी व्याकरण की जो किताब है वो आएगी और बहुत जबरदस्त और बहुत ट्रिक्स में आएगी, लेकिन थोड़ा सा लगभग महीना 1.5 महीना लग जाएगा। उम्मीद है जुलाई से पहले पहले व्याकरण की किताब मार्केट में जरूर आएगी।
और जब आप उसे देखोगे तो आप कहोगे इससे बेस्ट किताब ही नहीं है, क्योंकि अच्छी चीजें हमेशा समय लेती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन।